नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी सुचारू ढंग से कर रहे होंगे। साथियों सुबह वाली क्लास अपन लोगों की स्थगित रही, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। किसी आवश्यक कार्य के लिए मुझे जाना पड़ा, इसकी वजह से हम लोग क्लास नहीं हो पाई। लेकिन शाम वाली क्लास में हम लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर के, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले ही हम लोगों का आना हुआ। उसके बाद हम लोग तुरंत तैयार हैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि इस जो अपना श्रृंखला चल रही है अपन लोगों की, इस श्रृंखला में हम लोग राजनीतिक विचारकों को पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें से हम लोगों ने कल राजनीतिक चिंतन के विषय में जाना। हम लोगों ने देखा कि भैया एक जो जो चिंतक होता है वो चिंतन करता है। तो एक जो चिंतक होता है वो चिंतन किस बात का करता है? वह चिंतन इस बात का करता है कि राज्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध क्या है, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता को लेकर राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध क्या है। इस संबंध में हमारा जो एक चिंतक होता है वह चिंतन करता रहता है। मैंने आपको बताया होगा साथियों कि ये जो चिंतन है, इस चिंतन की शुरुआत हमारे भारत में नहीं हुई, बल्कि कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत यूनान में हुई। कहाँ हुई? यूनान में हुई। और इसका जो विकास हुआ वो यूरोप में हुआ। इसका विकास कहाँ पर हुआ? यूरोप में हुआ। तो हमने आपको बताया होगा कि भारत को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता साथियों? क्योंकि भारत के जो लोग थे, भारत के जो चिंतक थे, उनमें क्या था? उनमें साथियों क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता नहीं थी। क्योंकि वो लोग संपूर्ण चिंतन हमारे भारत में मिला जुला था। हमारे जो चिंतक थे वो सभी विषयों को एक साथ मिला करके पढ़ते थे। यानी कि हमारे भारतीयों में क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का अभाव था। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ पाई गई? ये सब जो प्रणाली थी हमारी यूनान में पाई गई। इसलिए हम लोगों ने यूनान को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता कहा, क्योंकि वहाँ पर क्रमबद्धता, वैज्ञानिकता थी। वो इतिहास, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों को एक साथ मिलाकर नहीं पढ़ते थे, बल्कि क्या पढ़ते थे? क्रमबद्ध तरीक़े से पढ़ते थे। इसलिए हम लोगों ने उन्हें जनक कहा चिंतन का। मैंने आपको बताया होगा साथियों कि ये जो चिंतन होता है ये क्या होता है? समयबद्ध होता है। यानी समय बदल जाने पर चिंतन का स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे अपने अपने समय में अनेक चिंतकों ने क्या किया है? चिंतन किया है, लेकिन वो अपने समय अलग अलग समय में थे और उनमें उनके चिंतन में भी क्या देखने को मिला? हमको परिवर्तन देखने को मिला। इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई होगी साथियों पिछले लास्ट सेशन में। हम लोगों ने बात करी साथियों कि जो चिंतन होता है वो कहाँ होता है? राज्य में होता है। इसका मतलब जो राज्य होता है राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय होता है। ये जो राज्य होता है, राज्य समाज से बनता है। यानी कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। तो जैसे जैसे हमारा समाज में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे हमारा राज्य परिवर्तित होता गया, और जैसे जैसे राज्य परिवर्तित होता गया, वैसे वैसे राज्य में होने वाली राजनीति भी परिवर्तित होती चली गई। तो इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई होगी साथियों। तो जैसे जैसे समाज बदला, वैसे वैसे राज्य का स्वरूप भी बदला। तो हम लोगों ने देखा होगा कि राज्य का स्वरूप कैसे बदलता चला गया, कि शुरुआत में कबीला राज्य था, उसके बाद नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, पूर्वी राज्य या फिर प्राच्य साम्राज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद ईथेन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ, है ना। तो ईथन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किसका विकास हुआ? सभ्यताओं का विकास हुआ। तो साथियों कौन सा? यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों का रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही किसका? प्राचीन काल का अंत हुआ और मध्यकाल की शुरुआत हुई। और मैंने आपको बताया कि मध्यकाल में जो कुरीतियाँ चल रही थी, मध्यकाल में जो असमानता की बात थी, उन सब के विरोध में उन सब के विरोध में पुनर्जागरण आंदोलन, है ना, पुनर्जागरण आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति आदि सभी आंदोलन क्रांतियाँ हुए। और उसके परिणाम स्वरूप हमको राष्ट्र राज्य यानी कि 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल देखने को मिला। समझ रहे हैं आप मेरे? तो वर्तमान में हम जो राज्य देख रहे हैं वो किसकी देन है? तो वो 16वीं शताब्दी यानी कि आधुनिक काल की देन मानी जाती है।
इन सभी की सभी बातों पर चर्चा हुई होगी मेरे साथियों। तो हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने यूनान का स्वरूप पर बात की होगी, है ना। समय ज़्यादा लगेगा रिवीजन कराने में, इससे अच्छा ही है कि आप लोग खुद कर लें, ठीक है भाई। तो यूनान के स्वरूप पर बात की होगी हम लोगों ने प्लेटो से पूर्व के चिंतन, जिसमें से हम लोगों ने साथियों सोफिस्टों के बारे में जाना कि सोफिस्ट एक विचारधारा प्रचलित थी। सोफिस्ट के बाद हम लोगों ने सुकरात के विषय में जाना कि सुकरात क्या थे। सुकरात एक महान दार्शनिक थे, है ना, महान दार्शनिक थे। इनके शिष्य कौन थे, तो प्लेटो थे। तो सुकरात का पूरा पूरा प्रभाव प्लेटो के ऊपर दिखाई देता है साथियों हमको, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग जो सेशन में पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटो, यानी कि सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो थे। तो प्लेटो के विषय में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है साथियों। आसान से आसान तरीका में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। चलिए, तो टॉपिक डाल दीजिए भाई, प्लेटो। प्लेटो आप लोग टॉपिक डाल दीजिए। प्लेटो, ठीक है भाई साथियों। तो प्लेटो जो थे, प्लेटो के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्लेटो का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो 428 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ मेरे साथी, 428 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 347 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई, 347 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है कि साथियों ईसा मसीह के जन्म से 347 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हुई और 428 वर्ष पहले इनके क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से 428 वर्ष पहले जब उनका जन्म हो गया, तो उसके बाद तो 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, ऐसा आई ना, 1 2 3 4 सीरियल क्रम में हम लोग बढ़ने लगे। लेकिन उनके जन्म से पहले ईसा पूर्व लगाया जाता था, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो प्लेटो का जो जन्म हुआ वो 428 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के 428, ईसा मसीह के जन्म से 428 साल पहले, वर्ष पहले। तो 428 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ, तो प्लेटो का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ भाई साहब, यूनानी नगर राज्य के एथेंस में हुआ, है ना। इनका जो जन्म हुआ साथियों, चलिए, इनका जो जन्म हुआ, इनका जो जन्म हुआ, जन्म कहाँ हुआ, यूनानी नगर राज्य के, कहाँ पर, एथेंस में। एथेंस में हुआ, ठीक है, ठीक है जी भाइयों, ए मेरे साथियों। तो भाइयों और बहनों, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम एरिस्टोन था। क्या नाम था, एरिस्टोन। एरिस्टोन, एरिस्टोन था, ठीक है। इनकी माता का क्या नाम था गुरुजी, माता का नाम यदि पूछी जाए तो माता का नाम था किटनी। क्या नाम था, कितनी किटनी इनकी माता का नाम था, किटनी। इनके यदि बचपन के नाम की बात करी जाए, बचपन का नाम, तो बचपन का जो नाम था इनके, वो नाम था एरिस्टोक्लीज, एरिस्टोक्लीज।
तो बचपन का क्या नाम था इनके? एरिस्टोक्लीज इनका नाम हुआ करता था। इनके गुरु की बात करी जाए तो गुरु कौन रहे भाई इनके? इनके गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे साथियों? सुकरात इनके गुरु थे। कौन थे भैया? सुकरात इनके गुरु थे। और सुकरात से ही इन्होंने किसकी शिक्षा ली? तो दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली, की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है भाई साथियों, तो समझते हैं। अब जरा सुनते रहिएगा थोड़ी सी देर क्योंकि सुन लोगे तो आप लोगों की खोपड़ी में चीजें बैठ जाएंगी, वरना नहीं सुनोगे तो दिक्कत आएगी। एक बार सुन लोगे, एक बार लिख लोगे तो आप लोगों को कोई समस्या आने वाली नहीं है साथियों। ठीक है, जरा उससे पहले हम लोग थोड़ा गला सही कर लें थोड़ा अपना। चलिए साथियों, जरा देखते हैं प्लेटो का जीवन परिचय। तो हम लोग जानते हैं साथियों कि जो प्लेटो का जो जन्म हुआ वो 428 ईसा पूर्व यूनानी नगर राज्य के एक नगर राज्य था। कौन सा? एथेंस। तो एथेंस में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो एरिस्टोन था। इनकी माता का नाम किटनी और इनके बचपन का नाम एरिस्टोक्लीस हुआ करता था। जो प्लेटो थे, प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा साथी उनके घर पर ही हुई। प्लेटो बचपन से ही होनहार किस्म के व्यक्ति थे। जब उनकी उम्र 20 साल पूरी हुई, 20 वर्ष की आयु के बाद उन्हें 20 वर्ष की जब जैसे साथी उनकी आयु पूरी हुई तो उन्हें कहाँ भेज दिया गया? उन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो सुकरात के संरक्षण में चले गए। तो 20 वर्ष की आयु के पश्चात वो सुकरात के संरक्षण में गए। किसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए? तो दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए साथियों। ठीक है, जो प्लेटो थे, प्लेटो में और सुकरात में साथियों अंतः संबंध था। मैं लिखवा दूंगा बाद में, जरा हल्का हल्का समझते रहिएगा। प्लेटो में और सुकरात में कैसा संबंध था? अंतः संबंध, अंतः संबंध था साथियों। यानी कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अंतः संबंध था साथियों इन दोनों के बीच में। जो प्लेटो थे, प्लेटो अपने गुरु से अलग अपना अस्तित्व नहीं समझते थे। वह अपने गुरु को इतना महत्व देते थे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ अपने मुख से भी कहा, जो कुछ अपने मुख से कहा, उन्होंने लिखा, वो सब कुछ अपने गुरु के मुख से कहलवाया। यानी कि उनके ग्रंथों में हमें पता चलेगा कि जो कुछ भी प्लेटो ने कहा वो अपने गुरु के मुख से कहलवाया। यानी कि वो अपने गुरु के इतने करीब थे। साथियों, प्लेटो के विचार सुकरात के विचार थे और सुकरात के विचार प्लेटो के विचार थे। दोनों के विचारों में अंतर कर पाना संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्लेटो और सुकरात में अंतः संबंध था साथियों। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कौन? प्लेटो और सुकरात। हम जानते हैं कि साथियों आगे चल करके जब हम लोग पढ़ेंगे सुकरात का प्लेटो पर प्रभाव, तो हम लोग देखेंगे कि हरनसा है एक व्यक्ति, हरनसा कहते हैं कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा स्वयं अपने गुरु के समान थी।
कि हो सकता है तर्कों को प्रस्तुत करते समय प्लेटो ने अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया हो, लेकिन व्यवहार में दोनों के विचारों का अलग कर पाना संभव नहीं है। वही एक थे मैक्सी। मैक्सी कहते हैं कि जो प्लेटो है, प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है। यानी कि हम कहना चाहें तो भाई इन दोनों में अंतः संबंध था, दोनों के विचार एक जैसे थे, ठीक है, क्योंकि जो द्वंद्वात्मक पद्धति सुकरात की थी वही द्वंद्वात्मक पद्धति प्लेटो की थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोनों गुरु और शिष्य, दो जिस्म एक जान, इंटरडिपेंडेंस हम कह सकते हैं इन लोगों को। तो जो साथियों प्लेटो थे, प्लेटो बचपन से ही व्यायाम और संगीत के बड़े शौकीन थे। व्यायाम और संगीत के बड़े शौकीन थे। व्यायाम करते करते इनके जो कंधे थे, कंधे चौड़े हो गए थे, इसलिए उनके गुरु सुकरात ने इनको प्लेटो नाम से संबोधित किया, क्योंकि चौड़े हो गए थे किसकी? प्लेट की तरह। इसलिए इनके गुरु सुकरात ने इनको प्लेटो कह करके संबोधित किया। तो साथ ही मैंने आपको बताया कि ये व्यायाम और संगीत के बड़े शौकीन थे। व्यायाम को इन्होंने शरीर का भोजन बताया, जबकि संगीत को इन्होंने आत्मा का भोजन बताया। संगीत को इन्होंने किसका भोजन बताया? आत्मा का भोजन बताया। प्लेटो संगीत के इतने शौकीन थे, इतने प्रेमी थे। प्लेटो का एक कथन है कि मुझे संगीत लिखने दो, मुझे संगीत लिखने दो, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि राज्य का शासन कैसा चल रहा है। प्लेटो का एक और कथन है, प्लेटो कहते हैं कि जब संगीत के सुर बदलते हैं, कि जब संगीत के सुर बदलते हैं तो राज्य के शासन बदल जाते हैं, तो राज्य के शासन बदल जाते हैं। ये कौन कहते हैं? ये प्लेटो कहते हैं साथियों। इसलिए इन्हें संगीत प्रेमी विचारक के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन्हें हम संगीत प्रेमी विचारक के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि साथियों प्लेटो और सुकरात के मध्य अंतः संबंध था। समय बीतता गया, हम जानते हैं कि सुकरात को एथेंस की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार ने 399 ईसा पूर्व में 399 ईसा पूर्व में एथेंस की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और दंड स्वरूप बिस्का पान दे दिया। सुकरात कानून के समर्थन करते थे, कानून के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने वो बिस्का पान पी लिया और सदैव सदैव के लिए चिर निद्रा में चले गए। साथियों ये बात पता चली प्लेटो को, ये बात पता चली प्लेटो को। अब तो जैसे ही प्लेटो को ये बात पता चली तो प्लेटो बड़ा मर्माहत हुआ, बड़ा आघात हुआ प्लेटो को। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे आप किसी से प्रेम करते हो और वो शख्स आपसे छूट जाए, आपसे दूर हो जाए, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्या बीतेगी इस पर? किस पर? बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो क्या बीतेगी भाई इस पर कि मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई है, मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई है। कुछ ऐसा ही हम लोगों को लगेगा। न जाने जन कितने तो रास्ते बदल देते हैं, न जाने कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, न जाने कितने लोग घर वालों को भूल करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लेटो का हाल हुआ जब सुकरात के उसको मृत्यु का समाचार मिला कि भैया प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार ने 399 ईसा पूर्व में कि हमारे गुरुजी को मतलब सुकरात को क्या कर दिया? दंड स्वरूप इसका पान दे दिया और वो क्या हो गए? स्वर्ग सिधार गए। तो वह बहुत बहुत ज़्यादा मर्माहत हुआ, बहुत बुरा चिंता में रहने लगा, मर्माहत हुआ, आघात हुआ उसे। तो वह जहाँ तहाँ वहाँ रहने लगा, घूमने लगा। वह घर से निकल गया। वह कहाँ निकल गया? घर से निकल गया, भटकने लगा।
वह यूरोप के कई बड़े देशों में गया। वह यूरोप के कई बड़े देशों में गया। इटली, मिस्र, तो ऐसे बड़े बड़े देशों में वह गया। कहा जाता है कि उसी समय प्लेटो भारत भी आया और प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने वेदों का अध्ययन किया, ऐसा कहा जाता है। तो साथियों, जब प्लेटो मर्माहत स्थिति में था, आघात की स्थिति में था, तो उसी समय प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी। प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी, क्योंकि साथियों विरोध कर रहा था प्लेटो किसका? प्लेटो इस बात का विरोध कर रहा था कि अभी जानेंगे आप लोग इस पुस्तक में, जो प्लेटो ने ऐसी मर्माहत स्थिति में पुस्तक लिखी, जिसका नाम था, क्या था? रिपब्लिक नाम था। क्या नाम था उसका? रिपब्लिक पुस्तक नाम था इसका। क्या नाम था? रिपब्लिक। रिपब्लिक नामक पुस्तक इसने लिखी। रिपब्लिक जो है वो द्वंद्वात्मक पद्धति में लिखी गई पुस्तक है। द्वंद्वात्मक शैली या संवाद शैली या संवाद शैली, इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्नोत्तर शैली, तो संवाद शैली, द्वंद्वात्मक शैली, प्रश्नोत्तर शैली, इन सब में लिखी गई जो पुस्तक है वो क्या है? रिपब्लिक नामक पुस्तक है। इसी रिपब्लिक में साथियों इसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का और कानून के राज्य का, यानी कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार थी और जो कानून था, उन दोनों का विरोध किया है। उन दोनों का विरोध किया और साथियों एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहे। एक कैसी? एक आदर्श राज्य की स्थापना। कैसी भैया? एक आदर्श राज्य की स्थापना। आदर्श राज्य की स्थापना इन्होंने करनी चाहिए। आदर्श राज्य की स्थापना भैया इन्होंने करनी चाहिए। जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का तो उपशीर्षक ही है, उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय के संबंध में या न्याय से संबंधित। तो जो प्लेटो था, प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। वो कहता था कि भैया, जैसा कि सुकरात कहते थे कि एक क्या होगा? एक निर्लिप्त बुद्धि का राजा होगा। वह एक निर्लिप्त बुद्धि के राजा में विश्वास करते थे। आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहा उन्होंने, निर्लिप्त बुद्धि के राजा में विश्वास किया। उन्होंने कहा कि भैया एक ऐसा राजा होगा जो कभी गलत नहीं होगा, जो सबको जानता हो, जो सदैव क्या करेगा? अच्छा ही अच्छा करेगा, बुरा कोई नहीं करेगा। ये बातें साथियों विचारों में अच्छी लग रही हैं। ये बातें विचारों में अच्छी लग रही हैं, लेकिन अभी आपको आगे पता चलेगा। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना करनी चाहिए इन्होंने, और द्वंद्वात्मक शैली या संवाद शैली में यह पुस्तक लिखी गई है। साथियों, यह पुस्तक कब लिखी गई? जब प्लेटो मर्माहत स्थिति में था। तो मैंने आपको बताया कि ये यूरोप के तमाम देशों में घूमा और उसी समय भारत भी आया और वेदों का अध्ययन किया। जब साथियों घूमते 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 जब ये सिसिली की तरफ पहुंचा, कहां पर भैया? जब ये सिसिली की तरफ पहुंचा तो सिसिली की राजधानी सिराक्यूज थी। सिराक्यूज के राजा हुआ करते थे डायनोसिस। डायनोसिस के ये पास पहुंचा तो डायनोसिस को पता चला कि भैया ये जो प्लेटो है, प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। एक ऐसा आदर्श राज्य होगा जिसमें निर्लिप्त बुद्धि का राजा होगा, जो सब कुछ अच्छा ही कार्य करेगा, बुरा कोई कार्य नहीं करेगा, जो सबको जानता हो। क्या अच्छा जी? तो डायनोसिस की यह बात पता चली। डायनोसिस ने आमंत्रित किया किसको? प्लेटो को।
प्लेटो से कहा डायोनुसिस ने कि ऐसा है प्लेटो साहब, आप हमारे जो हमारा राज्य है, जो हमारा राज्य है इसको क्या कीजिए, आप एक आदर्श राज्य में तब्दील कीजिए, एक आदर्श राज्य बनाइए। लेकिन साथियों मैं आपसे बताऊं कि प्लेटो इस कार्य को नहीं कर पाया, क्योंकि बातें विचारों में ही अच्छी हैं, वास्तविक साथ इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वास्तविकता बहुत बड़ी चीज है। तो ये सब बातें कल्पनाओं में थी, विचारों में थी। तो इस वास्तविकता में वह आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर पाया। तो इससे क्या लगा, इससे डायोनुसिस को बुरा लगा और प्लेटो के मध्य और डायोनुसिस के मध्य जो संबंध था वो खराब हो गया साथियों। वो संबंध कैसा हो गया, खराब हो गया। और डायोनुसिस को भाई साहब क्या आने लगी, गुस्सा आने लगी। तो उसके बाद जैसे तैसे करके वहाँ से प्लेटो वहाँ से चला और पुनः वह एथेंस लौटा। जब वह पुनः एथेंस लौटा तो एथेंस में उसने एक शिक्षणालय की स्थापना करी, यानी कि एक अकादमी की स्थापना करी, जिसे कहा जाता प्लेटो की अकादमी। ये जो प्लेटो की अकादमी थी यह यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था। क्या था, यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था। ठीक है भैया, यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय हुआ करता था प्लेटो की अकादमी। इस अकादमी के दरवाजे पर ही, द्वार पर ही लिखा था कि जिसे गणित और दर्शन का ज्ञान ना हो वह इस अकादमी में प्रवेश ना ले। यानी कि वह निगमन पद्धति पर विश्वास करते थे। आगे आपको पता चलेगा निगमन पद्धति में कौन कौन विषय आते हैं। तो गणित, ज्यामिति, दर्शन, ये सब विषय आते हैं। तो अपनी अकादमी के मस्तिष्क पर उन्होंने लिखवा ही दिया था साथियों कि जिसे गणित, ज्यामिति, दर्शन का ज्ञान ना हो वह इस अकादमी में प्रवेश ना ले। साथियों आगे चल करके इसी अकादमी के शिष्य अरस्तु बने। आगे अरस्तु के चैप्टर में हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, आगे चल करके साथियों 347 ईसा पूर्व में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई साथियों। किसकी, प्लेटो की। जैसे ही साथियों समय बीतता गया, थोड़ा सा और जान लीजिए, समय बीतता गया जब प्लेटो अपने अंतिम समय में था। प्लेटो जब अपने अंतिम समय में था तो उसे लगा, उसे ये एहसास हुआ कि जो हमने रिपब्लिक नामक पुस्तक में आदर्श राज्य की बात की है वह केवल कल्पना में ही संभव है। वास्तविक जीवन से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वास्तविकता में वह सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अंत समय में उन्होंने अपनी 2 पुस्तकें और लिखी, लॉज और स्टेटमेंट नामक पुस्तक उन्होंने अपनी 2 लिखी। इन दोनों पुस्तकों में अपने विचारों में परिवर्तन किया। जहां साथियों आदर्श राज्य की स्थापना करी, इस आदर्श राज्य जो रिपब्लिक में बताया था, रिपब्लिक नामक पुस्तक में इन्होंने जहां कानून का विरोध किया था, वही लॉज और स्टेटमेंट नामक पुस्तक में इन्होंने कानून के राज्य का समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं इनके विचारों में हमको परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो ये था साथियों प्लेटो का जीवन परिचय। ये था प्लेटो का जीवन परिचय। ठीक है, जरा हम लोग इसको लिख देते हैं, जैसा भी है आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्लेटो की पुस्तकों के बारे में जान लेंगे। उसके बाद प्लेटो की पुस्तकों के पात्र कौन कौन से हैं उनके विषय में जान लेंगे, और प्लेटो के जो कौन कौन सी पद्धति में उन्होंने विश्वास किया वो जान लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इतना तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, नहीं भी लिखा है तो मैं पूरा लिख रहा हूं, टेंशन नहीं लीजिएगा साथियों। ठीक है, जैसा आप चाहें, नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा।
कि मैं साथियों वही नोटेड पॉइंट लिख करके लाता हूँ, आप लोगों को लिख करके दूंगा और बोर्ड पर भी उन्हीं चीज़ों को मैं लिखवाता हूँ जो चीज़ एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोगों को, ठीक है, ज़रूरी होती है। चलिए भाई, प्लेटो। लिखें, दार्शनिक, राजनीतिक, विज्ञान के जनक, दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक आदर्श वाद के संस्थापक प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में यूनानी नगर राज्य के एथेंस में हुआ, एथेंस में हुआ। इनके पिता का नाम एरिस्टोन था। इनके पिता का नाम क्या था? एरिस्टोन था। तथा इनकी माता का नाम किटनी था। प्लेटो के बचपन का नाम प्लेटो के बचपन का नाम एरिस्टोक्लीज एरिस्टोक्लीज था। क्या था भैया? एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिनसे सुकरात ने दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है भैया, लिखें, प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। तो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? घर पर ही हुई। प्लेटो 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संरक्षण
में दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने सुकरात के संरक्षण में दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने तो प्लेटो 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संरक्षण में गए, किसकी भैया? दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने। ठीक है, आगे लिखें भाई। प्लेटो को बचपन से ही व्यायाम और संगीत का बहुत शौक था। तो व्यायाम और संगीत का क्या था? ये प्रेमी थे, बहुत शौक था इन्हें। ठीक है भैया, व्यायाम करते करते इनके कंधे प्लेट की तरह चौड़े हो गए थे, इसीलिए इनके गुरु सुकरात ने इनका नाम प्लेटो रखा। यानी कि इनके प्लेट की तरह कंधे चौड़े हो गए थे, इसी वजह से इनके जो गुरु थे इनको प्लेटो नाम से संबोधित करने लगे। ठीक है साथियों जी। प्लेटो ने व्यायाम को शरीर का तथा संगीत को आत्मा का भोजन बताया। संगीत को आत्मा का भोजन बताया। चलिए, तो आत्मा का भोजन बताया। प्लेटो को संगीत प्रेमी विचारक भी कहा जाता है। प्लेटो का कथन है, प्लेटो का कथन है, क्या कथन है भैया? कि मुझे संगीत लिखने दो। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है
कि राज्य का शासन कैसा चल रहा है। ठीक है भैया। एक और कथन है प्लेटो का, प्लेटो का एक और कथन है साथियों। प्लेटो कहता है कि जब संगीत के सुर बदलते हैं तो राज्य के शासन बदल जाते हैं। तो राज्य के शासन बदल जाते हैं। ये कौन कहता है? प्लेटो कहता है। तो प्लेटो भाई साहब संगीत के इतने प्रेमी थे, तो इसलिए इन्हें संगीत प्रेमी विचारक के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है जी साथियों, यहां तक आप लोगों को लिख लिया होगा। जरा मैं यहां से मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। साथियों आप लोग यदि बाद में जुड़े हैं तो आप लोग पहली क्लास से देख करके आइए, क्योंकि जब तक आप लोग पहली क्लास से नहीं देखेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको समझ में आएगा तो, लेकिन हो सकता है कि आपको कम समझ में आए। चलिए भैया आगे लिखते हैं। तो जो साथियों जो प्लेटो और जो सुकरात थे, इन दोनों में कैसा संबंध था? आगे लिखें। जो बातें जरूरी हैं, प्लेटो और सुकरात के मध्य अंतः संबंध। कैसा संबंध भैया? अंतः संबंध था। अंतः संबंध था। प्लेटो अपने गुरु सुकरात से अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं समझते थे। अस्तित्व नहीं समझते थे। अस्तित्व नहीं समझते थे। प्लेटो ने जो कुछ कहा वह अपने गुरु के मुख से कहलवाया। अर्थात सुकरात के विचार प्लेटो के विचार थे और
प्लेटो के विचार सुकरात के विचार थे। दोनों के विचारों को अलग कर पाना संभव नहीं था। एक, 1 मिनट का वेट कीजिए साथियों। चलिए साथियों, तो दोनों के विचारों को अलग कर पाना क्या था, संभव नहीं था। क्योंकि इन दोनों में कैसा संबंध था भैया, अंतः संबंध था। यहां तक आपको बात क्लियर पता चल गई होगी। अरे मार्कर परेशान कर रहा है साथियों। चलिए, यहां तक आपको बात पता चल गई होगी। आगे लिखे साथियों, 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को एथेंस की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार ने दंड स्वरूप विष का पान दिया। जिससे जिससे सुकरात सदैव सदैव के लिए चीर निद्रा
में चले गए, चले गए। यह यानी कि सुकरात की मृत्यु की खबर ऐसे लिखिए, यह बात जब प्लेटो को पता चली, यह बात जब प्लेटो को पता चली तो प्लेटो मर्माहत हुआ और एथेंस छोड़कर इधर उधर भटकने लगा, भटकने भटकने लगा, इधर उधर भटकने लगा। इसी समय वह यूरोप के कई देशों, इसी समय यूरोप के कई देशों में घूमा, मैं घूमा और ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वह भारत आया और वेदों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया। इसी समय प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक लिखी, जो कि संवाद शैली, द्वंद्वात्मक शैली या द्वंद्वात्मक शैली, इसको हम लोग प्रश्न उत्तर शैली में लिखित है। कौन सी शैली में भैया? संवाद शैली, द्वंद्वात्मक शैली आदि शैली में लिखित पुस्तक है। इसमें प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना का विचार दिया, का विचार दिया। रिपब्लिक का उपशीर्षक
कंसर्निंग जस्टिस है। कंसर्निंग जस्टिस है, हिंदी में क्या कहते हैं? न्याय से संबंधित। ठीक है। प्लेटो प्रत्यक्ष लोकतंत्र व कानून दोनों के विरोधी थे। दोनों के विरोधी थे। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, क्योंकि एक बार आप लोग इसे लिख लेंगे तो आप लोगों की खोपड़ी में चला जाएगा। एक बार मैंने आपको समझा दिया। ठीक है साहब। आगे लिखे भाई, थोड़ा सा अभी आ जाएगा इसमें, जहां तक मैं देखता हूं जरा। चलिए, तो आने की संभावना नहीं है, इसलिए मुझे रफ करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। साथियों, मेरा पूरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपसे गारंटी लेता हूँ इस बात की कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग यदि आंख मीच कर पढ़ लें मुझ पर विश्वास करके, तो क्वेश्चन तो भाई छोड़ने से गया बहुत दूर। हो सकता है आप भाषा ही बोलने लगे इसकी, क्योंकि अभी तो संविधान पे तो हम आए ही नहीं है। जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग याद करोगे कि हाँ कोई शख्स, कोई व्यक्ति मिला, इनसे भी कई गुना ज्यादा बेहतर। चलिए, तो आगे लिखें। 387 ईसा पूर्व में सिसिली की राजधानी सिराक्यूज सिराक्यूज के राजा डायनोसिस, या डायनोसियस भी बोलते हैं हम लोग इसको, सिराक्यूज के राजा डायनोसिस का प्लेटो को निमंत्रण मिला। प्लेटो को, ऐसे लिखिए, सिसिली के राजा डायनोसिस ने प्लेटो को आमंत्रित किया किस लिए आमंत्रित किया? आदर्श राज्य की स्थापना करने हेतु। लेकिन प्लेटो अपने आदर्श राज्य को
अपने आदर्श राज्य को वास्तविकता में स्थापित नहीं कर पाया, स्थापित नहीं कर पाया, स्थापित नहीं कर पाया, जिससे डायनोसियस और प्लेटो के मध्य प्लेटो के मध्य संबंध खराब हो गए, संबंध खराब हो गए। प्लेटो पुनः एथेंस लौटा, प्लेटो पुनः एथेंस लौटा और एक शिक्षणालय की स्थापना करी, जिसे प्लेटो की अकादमी कहा जाता है, ये अकादमी यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय थी, यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय थी। आगे लिखें, प्लेटो ने अपने जीवन के प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम समय में यह सोचा कि जिस आदर्श राज्य को मैं स्थापित करना चाहता हूं, वह वास्तविक जीवन में स्थापित नहीं हो सकता। अतः प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने विचारों में परिवर्तन किया, जहां प्लेटो
ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात कही, वह स्टेटमेन और लॉज नामक पुस्तक में कानून के राज्य का समर्थन किया। यानी कि आदर्श राज्य की बात करी, इसमें कानून का विरोध किया, कानून का विरोध किया इसमें, और कानून के राज्य का समर्थन किसमें किया? स्टेटमेंट और लॉज नामक पुस्तक में किया है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है साहब। तो एक शिक्षणालय की स्थापना करी, जिससे प्लेटो के अकादमी कहा जाता है, जो कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय थी। यहाँ एक लाइन और बढ़ा लें अगर आ जाए तो, प्लेटो ने अपनी अकादमी के द्वार पर लिखवाया कि जिसे गणित और दर्शन का ज्ञान ना हो, वह इस अकादमी में प्रवेश ना ले। तो ये बात भाई साहब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। अगला टॉपिक डालिए साथियों आप लोग, प्लेटो की पुस्तकें, कि प्लेटो की कौन कौन सी पुस्तकें हैं साथियों। ठीक है, चलिए तो प्लेटो की पुस्तकों के बारे में जान लें। ये तो प्लेटो का था जीवन परिचय। आगे और लिखना चाहें तो आगे चल करके, यानी कि 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, ये तो था इसका जीवन परिचय। इसके बाद क्या लिखना है आपको? प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें। तो प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें भाई साहब, कई पुस्तकें प्लेटो की प्रमुख रही हैं, जिसमें से भी 3 पुस्तकें प्लेटो की अत्यधिक प्रमुख रही। 3 पुस्तकें क्या रही प्लेटो की? ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं। और प्लेटो की जो रिपब्लिक नामक पुस्तक थी, रिपब्लिक नामक पुस्तक से ही प्लेटो को प्लेटो को प्रसिद्धि मिली। प्लेटो जब फेमस हुआ, वो रिपब्लिक नामक पुस्तक से ही प्लेटो फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्धि मिली उसे। टॉपिक डालिए साथियों, प्लेटो की पुस्तकें। प्लेटो की
पुस्तकें, प्लेटो की पुस्तकें। जैसे प्लेटो की सबसे पहली जो प्रथम पुस्तक है भाई साहब, वो क्या है? रिपब्लिक है, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगली जो पुस्तक है स्टेटमैन है, स्टेटमैन है, लॉज है, स्टेटमैन है, लॉज है। और भी पुस्तक देख लें तो इनकी द सिंपोजियम है, द सिंपोजियम हिंदी में लिखें, द सिंपोजियम, ठीक है। एक है ओपोलॉजी नाम से, एक ओपोलॉजी, द ओपोलॉजी। एक है क्रीटो, फाइडो, ठीक है। ये किसकी पुस्तक मानी जाती है? तो ये भाई प्लेटो की पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन छोटी छोटी किताबों के बारे में जान लें कि ये जो स्टेटमैन और जो लॉज पुस्तक है, स्टेटमैन और जो लॉज पुस्तक है, ये प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखी। यानी कि अंतिम समय में जो पुस्तक लिख के गए, प्लेटो ने अपने जीवन में लगभग 36 से 38 किताबें लिखी, 36 से 38 किताबें लिखी, जिनमें से भी महत्वपूर्ण जो 3 किताबें थी। तो प्लेटो और लॉज में जो लॉज पुस्तक और जो प्लेटो है, ये प्लेटो की जीवन के अंतिम समय, जीवन के अंतिम समय में लिखित है, ठीक है। और इसमें कानून के राज्य का समर्थन, कानून के राज्य का समर्थन किया गया है। तो स्टेटमेंट में जो विचार रखे वही विचार पूरी तरीका से कहाँ देखने को मिले? तो लॉज नामक पुस्तक में देखने को मिली। ये जो लॉज नामक पुस्तक है, इसकी लॉज नामक पुस्तक आकार में सबसे बड़ी पुस्तक है, आकार में सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी? लॉज नामक पुस्तक। आकार में सबसे बड़ी पुस्तक जो मानी जाती है वो लॉज नामक पुस्तक मानी जाती है, ठीक है भैया। प्लेटो की समस्त पुस्तकें जो थी, प्लेटो ने अपनी समस्त पुस्तकें संवाद शैली में लिखी। यानी कि प्लेटो की सभी पुस्तकें किस में? यहां लिखें, प्लेटो ने अपनी सभी पुस्तकें, अपनी सभी पुस्तकें संवाद शैली में लिखी, संवाद शैली में लिखी है, एक पुस्तक को छोड़कर। यानी कि जो लॉज नामक पुस्तक है, ये संवाद शैली में लिखित नहीं है, यह संवाद शैली में लिखित नहीं है। समझ रहे? संवाद शैली, द्वंद्वात्मक शैली, प्रश्नोत्तर शैली, जिसे तर्क वितर्क के माध्यम से किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। समझ रहे? बात करें द सिंपोजियम की, तो ये जो द सिंपोजियम जो पुस्तक है साथियों, द सिंपोजियम जो पुस्तक है, इसमें सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किया गया है। किसका भैया? इसमें
सौंदर्य और प्रेम का वर्णन है। इसमें सौंदर्य एवं प्रेम का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है। और ये क्या है? यह नाटकीय पुस्तक है, नाटकीय पुस्तक है। ये जो द ओपोलॉजी पुस्तक है, द ओपोलॉजी पुस्तक में साथियों सुकरात के मुकदमों की चर्चा की गई है। किसके? द ओपोलॉजी पुस्तक में सुकरात के मुकदमों की चर्चा की गई है। सुकरात के मुकदमों की चर्चा की गई है। तो सुकरात के मुकदमों की चर्चा किसमें की गई है? द ओपोलॉजी पुस्तक में की गई है। यही जो द ओपोलॉजी पुस्तक है, इसी द ओपोलॉजी पुस्तक को गांधी जी ने सत्यवान नाम से गुजराती भाषा में क्या किया है? तो गांधी जी ने इसी सत्यवान नामक पुस्तक को क्या किया है? गुजराती भाषा में क्या किया? इसका अनुवाद करवाया है। गुजराती भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि गांधी जी ने सत्यवान नाम से प्लेटो की किस पुस्तक का गुजराती भाषा में अनुवाद किया है? तो द ओपोलॉजी पुस्तक में। ये जो क्रीटो और जो फाइडो पुस्तक है, ये जो क्रीटो और जो फाइडो पुस्तक है, इसमें साथियों जो सुकरात थे, सुकरात की मार्मिक मृत्यु का वर्णन दिया गया है। यानी कि जो क्रीटो और जो फाइडो है, इसमें सुकरात की मार्मिक मृत्यु का वर्णन किया गया। इसमें सुकरात की मृत्यु का मार्मिक वर्णन है। ठीक है भैया। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। प्लेटो की प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है? रिपब्लिक है, स्टेटमेंट है, लॉज है, द सिंपोजियम है, द ओपोलॉजी है, क्रीटो है, फाइडो है। तीन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, रिपब्लिक और स्टेटमेंट और लॉज। ये तीन ही लगभग पूछी जाती हैं। लेकिन भैया दे दे के निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो की पुस्तक नहीं है, तो दिमाग जो है गड़बड़ा जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिपब्लिक में किसकी बात करेंगे? रिपब्लिक में हम अभी बात करेंगे रिपब्लिक पर। रिपब्लिक में साथियों, रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात करी गई है, आदर्श राज्य की स्थापना की बात करी गई है। और रिपब्लिक नामक पुस्तक के कौन सी शैली में? संवाद शैली या फिर द्वंद्वात्मक शैली में लिखित पुस्तक मानी जाती है। ठीक है भैया, बिल्कुल। स्टेटमेंट और लॉ जीवन के अंतिम समय में लिखी पुस्तक है। इसमें कानून के राज्य का समर्थन किया गया है। लॉज नामक आकार में सबसे बड़ी पुस्तक मानी जाती है और यह संवाद शैली में लिखित नहीं है, बकाया सभी पुस्तकें संवाद शैली में लिखित हैं। द सिंपोजियम में इसमें सौंदर्य तथा प्रेम का वर्णन है, यह नाटकीय पुस्तक मानी जाती है। वहीं द ओपोलॉजी की बात करें तो सुकरात के मुकदमों की चर्चा की गई है और गांधी जी ने इसे ही सत्यवान नाम से गुजराती भाषा में इसका अनुवाद करवाया है। वहीं क्रीटो और जो फाइडो है, उस सुकरात की मृत्यु का मार्मिक वर्णन दिया गया है इसी पुस्तक में साथियों। क्लियर भैया यहाँ तक? अरे हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छे।
चलिए भाई साथी, बात करते हैं किसकी, चलिए क्लास भी अपन लोगों की काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ज़रा 10 मिनट और खींचूंगा मैं क्लास को, उसके बाद हम लोग आज के सेशन को वहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो अब से प्लेटो की कोई पुस्तक बताएगा, रिपब्लिक, रिपब्लिक पुस्तक, आप रिपब्लिक पुस्तक के बारे में बताएगा, स्टेटमेंट और लॉज के बारे में बताएगा, लेकिन आपको कितनी याद हो गई, आपको 7 याद हो गए। रिपब्लिक हो गई, रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉज, द सिंपोजियम, द ओपोलॉजी, क्रीडो, क्रीटो, फाइडो, है ना, ये हैं। वैसे एक पुस्तक मीनो भी है, मीनो प्लेटो की है, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताई। चलिए बात करें साथियों इस रिपब्लिक की। रिपब्लिक में किसका, इसमें आदर्श राज्य की स्थापना का विचार दिया। तो इसमें किसका, आदर्श राज्य की स्थापना का विचार दिया। ये जो रिपब्लिक पुस्तक है, संवाद शैली, द्वंद्वात्मक शैली में लिखित है। तो संवाद शैली, द्वंद्वात्मक शैली आदि में ये पुस्तक लिखी गई है। 10 अध्याय हैं भाई साहब इसमें, 10 अध्याय इस पुस्तक में है, ठीक है। तो इसमें आदर्श राज्य की बात करी गई है। साथियों प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक के बारे में एक है रूसो, रूसो का कथन है, और रूसो का कथन है प्लेटो को साथियों इसी पुस्तक से क्या मिली, प्रसिद्धि मिली, ठीक है। चलिए रूसो कथन है कि रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ ना होकर, राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ ना होकर शिक्षा पर, शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये कौन कहते हैं, तो ये रूसो कहते हैं कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ ना होकर यह शिक्षा पर लिखा गया क्या है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। ये कौन कहते हैं, तो भाई साहब ये रूसो कहते हैं प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के बारे में। एक है साथियों हजरत महल, एक है हजरत महल। हजरत महल कहते हैं प्लेटो की पुस्तक के बारे में कि इस पुस्तकालय को जला दो, कि इस पुस्तकालय को जला दो, इसमें सारा ज्ञान आ गया है। कौन कहते हैं, हजरत महल कहते हैं रिपब्लिक के बारे में। लिखें हजरत महल, हजरत महल
प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के बारे में कहते हैं इस पुस्तकालय को जला दो, इसमें सारा ज्ञान आ गया है। कि भाई साहब रिपब्लिक पढ़ ले तो समझ लो प्लेटो के बारे में सब कुछ जान गए। तो इसमें सारा ज्ञान आ गया है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक पढ़ लो, बकाया कोई सी किताब पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये कौन कहते हैं? ये हजरत महल कहते हैं कि इस पुस्तकालय को जला दो। क्यों जला दो? कि इसमें सारा ज्ञान आ गया है। एक है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन साहब कहते हैं, जाकिर हुसैन जो थे, जाकिर हुसैन साहब ने रिपब्लिक पुस्तक का उर्दू में अनुवाद करवाया था रियासत नाम से। लिखें, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने रिपब्लिक का रियासत नाम से उर्दू में अनुवाद करवाया था। उर्दू में अनुवाद इसका करवाया था। रिपब्लिक में 3 प्रकार के राज्य की चर्चा की गई है साथियों। रिपब्लिक में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के राज्य की चर्चा की गई है रिपब्लिक में। तीन प्रकार के राज्य की चर्चा की गई है। एक स्वस्थ राज्य, एक स्वस्थ राज्य, दूसरा न्याय प्रिय राज्य, न्याय प्रिय राज्य, और तीसरा है अपना विलास प्रिय राज्य। विलास प्रिय राज्य, ठीक है। तो 3 प्रकार के राज्य की इसमें चर्चा की गई है साथियों, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं प्लेटो की जो पुस्तकें थी, इसके प्रमुख पात्र कौन थे? हम जानते हैं साथियों कि प्लेटो की समस्त जितनी पुस्तकें थी, सभी पुस्तकों के प्रमुख पात्र जो थे वो सुकरात थे। वो सुकरात थे, लेकिन सुकरात के अलावा कुछ और अन्य भी पात्र थे, ठीक है। इसे उतारिए फटाफट बहुत जल्दी। लिखें, चलिए भाई।
लिखें। प्लेटो की पुस्तकों के प्रमुख पात्र। प्लेटो की पुस्तकों के प्रमुख पात्र। ठीक है, आगे लिखें। प्लेटो की सभी पुस्तकों के प्रमुख पात्र सुकरात थे। सुकरात थे। प्लेटो की सभी पुस्तकों के प्रमुख पात्र कौन थे? सुकरात थे। इसके साथ साथ अन्य पात्र भी थे। इसके साथ साथ अन्य पात्र निम्नलिखित थे। तो निम्नलिखित थे कौन कौन से? हम जानते हैं सिफालस है, पॉलीमार्कस है, सिफालस, पॉलीमार्कस, ग्लाइकन या इन्हें हम लोग ग्लाउकन के नाम से भी जानते हैं। सिफालस, पॉलीमार्कस, ग्लाउकन, थ्रेसीमेकस, एंडीमेट्स, तो ये जो साथियों सिफालस, पॉलीमार्कस, ग्लाउकन, थ्रेसीमेकस, ये जो सभी पात्र हैं ये क्या हैं? इन्होंने न्याय पर विचार प्रस्तुत किया अपना, यानी कि ये सभी न्याय पर चर्चा करते हैं। ये जो सभी हैं किस पर चर्चा करते हैं? ये सभी भाई साहब न्याय पर चर्चा करते हैं। बाकी लोग जैसे चारमाइडिस हैं, लाइसियस हैं, लिव्ज हैं, जैसे चारमाइडिस, लिव्ज, और लाइसिस। ये जो चारमाइडिस हैं, चारमाइडिस ने साथियों आत्मज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है इन्होंने, यानी कि इन्होंने आत्मज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया। ये जो लिव्ज है, लिव्ज ने साहस का अर्थ बताने का प्रयास किया। लिव्ज ने साहस का अर्थ बताने का प्रयास किया। साहस का अर्थ बताने का प्रयास किया। ये जो लाइसिस है, लाइसिस ने साथियों मित्रता के संबंध में चर्चा की है। इन्होंने मित्रता के संबंध में चर्चा की है।
तो इन्होंने मित्रता के संबंध में चर्चा की। जो चारमाइडिस हैं, चारमाइडिस ने आत्मज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है, वहीं लिब्ज ने साहस का अर्थ बताने का प्रयास किया। लाइसिस ने साथियों मित्रता के संबंध में उन्होंने चर्चा की। ठीक है, तो ये क्या थे, प्लेटो की पुस्तकों के प्रमुख पात्र के रूप में जाने जाते हैं। सबसे प्रमुख पात्र सुकरात थे, उनके अलावा कौन कौन थे, तो ये थे सिफालस, पॉलीमार्कस, ग्राउकन, थ्रेसिमिकस, एंडीमेट्स। ये क्या थे, इन्होंने सभी ने न्याय पर चर्चा की है। ठीक है भैया, तो प्लेटो से पूर्व जो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे यूनान में, वो सिफालस, पॉलीमार्कस, ग्लाउकन, इन सबके, थ्रेसिमिकस, इन सबके न्याय सिद्धांत प्रचलित थे। उसके बाद इन सभी के न्याय सिद्धांतों को खंडित किया प्लेटो ने और अपने न्याय सिद्धांत को क्या किया, स्थापित किया। ठीक है भैया, ये सब बातें हम लोगों ने जानी। एक फटाफट एक टॉपिक डालिए अगला, बहुत जल्दी। प्लेटो किन किन पद्धति पर विश्वास करते थे? टॉपिक डालिए साथियों, प्लेटो की अध्ययन की पद्धतियां। प्लेटो के अध्ययन की पद्धतियां। चलिए यहीं पर लिख लीजिए बहुत जल्दी, प्लेटो के अध्ययन की पद्धतियां, फटाफट बहुत जल्दी। प्लेटो के अध्ययन की पद्धतियां, प्लेटो के अध्ययन की पद्धतियां कौन कौन सी थी? पहली तो भाई साहब कौन सी थी? निगमन पद्धति। निगमनात्मक पद्धति। तो निगमनात्मक पद्धति थी। ठीक है भैया, दूसरी थी उद्देश्यमूलक पद्धति। उद्देश्यमूलक पद्धति। अगली थी हमारी ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति, ठीक है, ऐतिहासिक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति, ठीक है। द्वंद्वात्मक पद्धति के बाद एक पद्धति और थी जिसे हम लोग कहते हैं अनुरूपता या साम्यानुमान। साम्यानुमान या अनुरूपता पद्धति। ठीक है भैया, तो ये प्लेटो जो थे इन सभी पद्धति पर क्या करते थे? विश्वास किया करते थे। कौन कौन सी पद्धति? निगमनात्मक पद्धति यानी निगमन पद्धति, सो उद्देश्यमूलक पद्धति है ना, इसे ही उद्देश्यमूलक पद्धति कहते हैं। ऐतिहासिक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, अनुरूपता पद्धति। निगमन पद्धति क्या होती है साथियों? मैंने आपको बताया होगा कि निगमन पद्धति वह होती है जिसमें सामान्य से विशेष की ओर चला जाता हो, अर्थात जिसका उत्तर पहले से मालूम हो, जिसका उत्तर पहले से पता हो। यानी कि इसमें ऐसे विषय आते हैं जिसका उत्तर हमको पहले से पता होता है। जैसे कौन कौन से? ज्यामिति है, गणित है, दर्शन है ना। अगला होता है उद्देश्यमूलक पद्धति, यानी कि इसमें जो किसी विषय को उद्देश्य बनाकर के चिंतन किया जाता है,
यानी कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए विचार विमर्श किया जाता है। इसमें एक निश्चित उद्देश्य के लिए विचार विमर्श किया जाता है। ऐतिहासिक पद्धत यानी किसी विषय का अध्ययन करते समय हमें अतीत से, पुरानी चीज़ों का आधार बना करके किसी विषय का अध्ययन करना। हम लोग कह सकते हैं कि किसी विषय का अध्ययन करते समय अतीत को आधार बनाकर चिंतन करना या पुरानी बातों को आधार बनाकर चिंतन करना ऐतिहासिक पद्धत कहलाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति में हम जानते हैं कि जहां तर्क वितर्क के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, नैतिकता के माध्यम से तर्क वितर्क के माध्यम से किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, वहां द्वंद्वात्मक पद्धति होती है। भाई साम्यानुमान पद्धति या अनुरूपता पद्धति, मतलब अनुरूपता का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि कार्य के साथ साथ कोई आप दूसरा भी कार्य कर रहे हैं और चिंतन भी करते रहें, तो समय के साथ साथ, कार्य के साथ साथ जब काम किया जाता है तो उसे अनुरूपता पद्धति हम लोग कहते हैं। ठीक है भैया, तो हम लोगों ने किन किन पर बात करी आज? हम लोगों ने प्लेटो के जीवन परिचय पर बात करी, उसे हम लोगों ने लिखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने साथियों प्लेटो की पुस्तकों पर बात करी। ठीक है, प्लेटो की पुस्तकों पर बात करी। उसके बाद हमने प्लेटो की पुस्तकों के पात्र कौन कौन से हैं उन पर बात करी। उसके बाद प्लेटो की जो अध्ययन की पद्धतियां थीं उन पर बात करी। ठीक है भैया जी सर। कल के लिए हम लोग बात करेंगे कि जो प्लेटो थे, प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो चलिए साथियों, जब तक के लिए नेक्स्ट सेशन तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।